नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और आज सेकेंड हाफ में स्पेशली 2 बजे के बाद बाजार में बिकवाली हावी होते हुए दिखी। ग्लोबल संकेत खराब थे जिसने बाजार का मूड बिगाड़ा और निफ्टी 75 अंकों की गिरावट के साथ 15,750 के नजदीक बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी 350 अंकों की गिरावट रही। निफ्टी बैंक 150 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। आज के सेशन में मेटल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़ दे तो उसके अलावा तमाम सेक्टर्स गिरावट के साथ ही क्लोज हुए हैं। सबसे ज्यादा पिटाई हुई है फार्मा स्टॉक्स की। डॉक्टर रेड्डीज जिसमें टॉप लूजर रहा, 11% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। पावर स्टॉक्स इसलिए आज के सत्र में। इसके अलावा ऑटो, तेल, गैस और रियल्टी स्टॉक्स में बिकवाली रही। हालांकि चाय कॉफी से जुड़े हुए स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम आज के सत्र में देखने को मिल रहा था। अब लाते हैं एफआईएस के आंकड़े आपके सामने। एफआईएस की ओर से बिकवाली हुई है 1460 करोड़ की कैश मार्केट में। डीआईज ने हालांकि अगर आप देखेंगे तो 730 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। तो ये हैं आंकड़े। अब कल के लिए क्या संकेत बन रहे हैं और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आपकी क्या स्ट्रैटेजी, उस पर बातचीत करेंगे। आज के एक्सपर्ट हिम सिक्योरिटीज से आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपकी क्वेरीज पर तो राय लेंगे ही, साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज के मैनेजमेंट भी हमारे साथ मौजूद रहेगी। उनसे क्विकली अर्निंग्स पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन आस्था, सबसे पहले नमस्कार, और ये बताइए कल के लिए क्या व्यू रहेगा मार्केट्स पर। आज एकाएक बिकवाली हावी हुई लेकिन निफ्टी ने 15,700 के लेवल को रेस्पेक्ट दी है और 19 स्तरों से रिकवरी दिखाई भी है इंट्राडे में, क्योंकि 100 अंकों से भी ज्यादा की गिरावट एक समय में हम देख रहे थे। अब कल के लिए क्या व्यू रहेगा? गुड इवनिंग दीपाली। जिस तरह से देखा जाए तो निफ्टी अभी बहुत ज्यादा एक रेंज में ही अटकी हुई है पिछले काफी समय से, और देखा जाए तो ये बिल्कुल सक्षम नहीं हो पा रही है कि 16,000 के ऊपर टिकने में। और वहीं नीचे की तरफ देखें तो 15,600 का लेवल भी अभी तक ब्रेक नहीं कर रही है। तो काफी समय से जो मेरी एक स्ट्रैटेजी है वो यही है, क्योंकि रेंज बाउंड जब भी कारोबार होता है और रेंज बाउंड हमें चार्ट्स पे पोजीशन दिखती है निफ्टी की, तो हम यही रेकमेंड करते हैं कि अभी वेट एंड वॉच करें, बाय और डिप्स और सेल ऑन राइज, ये स्ट्रैटेजी एक बार अडॉप्ट करके चलना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी 15,600 का एक स्टॉप लॉस लगा के जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन ली है वो अपनी पोजीशंस को कैरी करें। लेकिन ऊपर में अगर 15,800 या 15,900 तक के स्तर मिलते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें, यही सलाह रहेगी। क्योंकि अभी एक साइडवेज ट्रेंड में हमें कुछ समय तक निफ्टी यहाँ पे घूमता हुआ नजर आएगा, पर नई पोजीशंस को अभी मैं लेने की वापस से यहाँ पे सलाह नहीं दूंगी। नई पोजीशंस के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। लिया हुआ है तो 600 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में पोजीशंस को होल्ड करने की राय रहेगी। तो नई पोजीशंस नहीं करनी है, अगर ऑलरेडी पोजीशंस हैं खरीदारी की तो होल्ड कर सकते हैं, ये आज का सजेशन है। आप ही क्वेश्चंस को शामिल करें उससे पहले एक बार डॉक्टर रेड्डीज को देख लेते हैं। डॉक्टर रेड्डीज ऑलमोस्ट 10.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अर्निंग्स तो एक्सपेक्टेशंस से नीचे रहे हैं। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण ये फैसला। पहले तो यूएस में प्राइसिंग प्रेशर की कमेंट्री मैनेजमेंट की ओर से आते हुए, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन रहा अर्निंग्स स्टॉक में गिरावट का, उसके पीछे कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन कमेंस की है। एक एनोनिमस कंप्लेन उनको मिली है और कंप्लेन ये है कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं यूक्रेन में और कुछ और मार्केट्स में उन्होंने इम्प्रॉपर पेमेंट्स की हैं कंपनी के बिहाफ पर। इसके कारण ये गिरावट हावी हुई। आस्था का तो व्यू लेंगे ही कि ये गिरावट क्या खरीदारी का मौका है डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक में, लेकिन पहले अर्निंग्स पर एक व्यू ले लेते हैं। हमारे साथ कंपनी के सीएफओ डॉक्टर पराग अग्रवाल मौजूद है। नमस्कार अग्रवाल जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो अर्निंग्स की हाईलाइट ही आपसे समझना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए मार्जिन्स, जिसने स्ट्रीट को काफी डिसअपॉइंट किया। स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि 26-27% के आसपास मार्जिन्स रहेंगे, जो कि आए हैं 20% की रेंज में। क्या रीजन रहा इस डिप के पीछे और आउटलुक क्या है आगे का? हाँ, तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी सेल्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। आपने देखा होगा 11% डबल डिजिट ग्रोथ है, और पिछले 8 क्वार्टर्स में से 6th क्वार्टर है जबकि हम डबल डिजिट ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सारी ज्योग्राफीज और बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं एक्सेप्ट पीएसएआई, जहां पर बेस इफेक्ट की वजह से थोड़ा डिक्लाइन है। मार्जिन डाउन है, उसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि नॉर्थ अमेरिकन बिजनेस में जो प्राइस इरोजन है वो कंपटीशन की वजह से कुछ प्रोडक्ट्स में ज्यादा हुआ इस क्वार्टर में। और दूसरा रीजन है कि जो हमारे ब्रांडेड मार्केट्स हैं, इंडिया, रशिया और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, उसमें हम ब्रांड्स के लिए इन्वेस्टमेंट स्टेप अप कर रहे हैं, जो कि हमने पिछले 2 क्वार्टर्स में भी बताया था। और इन मार्केट्स में ग्रोथ स्ट्रांग है, और हमारा ये मानना है कि इन इन्वेस्टमेंट्स की वजह से हमारी ग्रोथ आने वाले टाइम में और स्ट्रांग होगी। जहां तक मार्जिन्स का अगले कुछ क्वार्टर्स में सवाल है, हम कॉन्फिडेंट हैं
के मार्जिन्स इंप्रूव करेंगे। इसके 2-3 कारण हैं। पहले तो ये कि जो हमने रिसेंटली प्रोडक्ट्स लॉन्च करे हैं वो अगले कुछ क्वार्टर्स में स्केल अप करेंगे और उनके मार्जिन्स बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले बेटर हैं। दूसरा, जैसे सेल बढ़ेगी वैसे एज अ परसेंटेज टू सेल्स हमारे एक्सपेंसेस की जो लेवरेज है वो इम्प्रूव करेगी। और तीसरा, हम लोग प्रोडक्टिविटी इनिशिएटिव्स जो कि पिछले 2 सालों में हमने काफी ड्राइव किया है वो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बाइंग एफिशिएंसीज और बाकी जो सेविंग्स हैं वो आएंगी। तो ओवरऑल हमारा ये मानना है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में हमारे मार्जिन्स इंप्रूव करेंगे। ठीक है, अगले क्वार्टर से मार्जिन सुधरेंगे। मिस्टर अग्रवाल, इंडियन और यूएस मार्केट्स को लेकर तो आउटलुक चाहिए ही, लेकिन आज जिसने डॉक्टर रेड्डीज को लेकर रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में सेंटिमेंट्स बिगाड़े, वो खबर थी जो सबप्योरा आपको रिसीव हुआ है एसईसी से, और खबरें तो ये भी हैं कि यूएस में आप पर सैंक्शंस लग सकती हैं, सिविल और क्रिमिनल सैंक्शंस ये हो सकती हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हाँ, तो ग्रोथ के मामले में पहले बोलूंगा कि देखिए, इंडिया में और इमर्जिंग मार्केट्स और यूरोप सब में बड़ी स्ट्रांग ग्रोथ है, डबल डिजिट ग्रोथ है। और इंडिया में हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। हम ओटीसी ब्रांड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने रूरल एरियाज में एक्सपेंशन किया है, और गो टू मार्केट मॉडल को भी हम डिजिटलाइज कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की वजह से इंडिया ये क्वार्टर बहुत स्ट्रांग रहा है और आने वाले टाइम में भी हमें लगता है काफी स्ट्रांग रहेगा। इसी तरह से इमर्जिंग मार्केट्स में भी रशिया में, ब्राजील में, चाइना में हमारी ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। नॉर्थ अमेरिका में इस क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रही। उसका रीजन मैंने आपको बताया, प्राइस इरोजन है, जिसने कि न्यू प्रोडक्ट से जो ग्रोथ आई है, जो मार्केट शेयर हमने गेन किया, उसको ऑफसेट किया था। आने वाले टाइम में गाइडेंस हम नहीं दे सकते, लेकिन हमारा ये मानना है कि जो कुछ लॉन्चेस हमने रिसेंटली इस क्वार्टर में करी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वार्टर, उसका जैसे फुल इम्पैक्ट आना शुरू होगा अगले कुछ क्वार्टर्स में, तो सेल्स ग्रोथ में इंप्रूवमेंट नजर आना चाहिए नॉर्थ अमेरिका में। और आपने प्राइस इरोजन के बारे में पूछा, तो ये जो मॉडल है जेनेरिक्स ड्रग्स का नॉर्थ अमेरिका में, उसमें प्राइस इरोजन एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। वो कितने कंपेटिटर्स हैं उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है, और उसको ऑफसेट करने का तरीका है कि कंपनी की जो नए प्रोडक्ट्स की पाइपलाइन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और हमारे करीब 93 एंडाज अभी पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, और इस पाइपलाइन में हमारा एक अच्छा मिक्स है, हमारा मानना है, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स का और फर्स्ट टू फाइल प्रोडक्ट्स का। सो इस पाइपलाइन की वजह से हमारा ये मानना है कि जो प्राइस इरोजन का इफेक्ट है वो हम ऑफसेट कर पाएंगे और नेट ग्रोथ हम डिलीवर कर पाएंगे नॉर्थ में। ठीक है, तो आगे क्वार्टर्स में ग्रोथ बेटर होगी, ये आपका कहना है। शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल, बातचीत की आपने सीएनबीसी आवाज से और अर्निंग्स पे इलैबोरेट किया। शुक्रिया और गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। आस्था, एक क्विक आपका डॉक्टर रेड्डीज पर चाहिए। हालांकि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, यूएस में कंप्लेन जो रेज हुई है उस पर फिलहाल तो इन्होंने कोई व्यू नहीं दिया, लेकिन जो कमेंट्स कंपनी की ओर से हैं उसमें उन्होंने यही कहा है कि इसका कोई इम्पैक्ट कंपनी पर नहीं होगा। 6 जुलाई को इनको ये रिसीव हुआ है, बट सेंटिमेंट्स भले ही थोड़े बिगड़े हैं, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, बिजनेस पर कोई असर नहीं होगा, ये कंपनी का कहना है। आप डिप पर लेना चाहेंगे या कोई और सजेशन होगा? मेरे हिसाब से अभी तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज एक बड़ी गिरावट आई है, तो यहाँ पे डेली नहीं बल्कि वीकली चार्ट्स भी थोड़े से यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ दिखा रहे हैं, जो इंडिकेशन दे रहे हैं। तो नई बाइंग तो अभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पूरे मामले की क्लैरिटी नहीं आए, मेरे हिसाब से बेटर रहेगा कि वेट एंड वॉच करें। और जिन्होंने लिया हुआ है उनके लिए सजेशन रहेगा कि 4600 का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ, और वो भी 4600 के नीचे अगर बंद हो तो ही दिक्कत है। तो 4600 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करें और वेट करने की सलाह रहेगी, लेकिन नई पोजीशंस के लिए भी थोड़ा मैं रुकने की राय दूंगी। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है। नई एंट्री के लिए वेट करेंगे आस्था। चलिए कॉलर से बातचीत करते हैं। मनन है हमारे साथ गुड़गांव से। मनन नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाय दीपाली, हाय एवरीवन। मेरे ना NECC के 2000 शेयर है @13 रुपीज, एंड टाटा मोटर DVR 150 शेयर @162 रुपीज। NECC नॉर्थ ईस्ट कैरिंग कॉर्पोरेशन।
जी जी, मैं समझ गई। नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन 10% के सर्किट पर बंद हुआ है आज ये स्टॉक, वीक मार्केट में भी, और आपका लेवल ऑफ एंट्री भी काफी अच्छा है, 13 रुपए के आसपास। टाटा मोटर्स डीवीआर में आपने क्या बाइंग प्राइस बताया? 150 शेयर एट द रेट ऑफ 162 162 या पूछ लेते हैं। ओके 162। आस्था बताइए क्या सजेशन आपका रहेगा? पहले तो NECC, नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनी, और देखिए आज वीक मार्केट में भी 10% के सर्किट पर बंद हुआ है। वॉल्यूम्स पे अगर आप देखेंगे इसके तो अच्छे वॉल्यूम्स थे आज के सत्र में भी, अच्छे मुनाफे में है, ले लें यहाँ पर, प्रॉफिट से होल्ड करें। और दूसरा टाटा मोटर्स डीवीआर 162 का बाइंग प्राइस। बेसिकली सबसे पहले नॉर्थ ईस्टर्न कैरिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा यहाँ पे वसूल करिए, थोड़ा सा बोले तो 1/4 ऑफ पोजीशन में करिए, क्योंकि अभी भी इसमें एक रेंज बाउंड टेरिटरी में ही ये कारोबार करती हुई नजर आएगी। रेंज बोले तो यहाँ पे जो बनी हुई है वो 10 रुपीज 50 पैसा से लेके 19 रुपीज, यानी कि 10 रुपए से लेके 19 रुपए के बीच में ये पिछले एक महीने में हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक ये 19 रुपए का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता तब तक बड़ी तेजी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए 1/4 ऑफ पोजीशन में प्रॉफिट बुक करें। रिमेनिंग 3/4 ऑफ पोजीशन को यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस ये लगा सकते हैं तकरीबन 14 रुपए के आसपास। आगे जाते हुए अगर 19 का लेवल क्रॉस हुआ तो 22 से 24 के स्तर हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेंगे। वहीं टाटा मोटर्स डीवीआर की बात करें तो होल्ड करने की सलाह रहेगी 116 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें जो मैं लेवल्स देख रही हूँ वो 150 से लेके 165 तक के स्तर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही काउंटर पे बने रहिए, लेकिन NECC में 1/4 ऑफ पोजीशन में मुनाफा जरूर बुक करिए। ठीक है, तो सजेशन आपको दिया गया, उसके हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। अगले कॉलर ऋषिपाल दीवान है पंचकुला से। दीवान जी नमस्कार, बताइए अपना क्वेश्चन। नमस्कार मैम। मैम मेरे पास HUL के नमस्ते 15 शेयर हैं एट द रेट 1335 एंड IEX है 75 एट द रेट 357। ठीक है, आपने HUL में बाइंग प्राइस क्या बताया? IEX का मैम 75 एट द रेट 357। नहीं, IEX का मुझे समझ में आया 357 का बाइंग प्राइस। HUL का मैं पूछ रही हूँ 2360 HUL मैम 2360 नहीं है 2335 2335। अच्छा 2335 का है, तो 2335 पर है HUL, 2342 पर बंद हुआ तो इनके भाव से ऊपर है। IEX इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है पिछले एक साल में, 300-350 के आसपास की बाइंग इनके समझ लीजिए। इनफैक्ट आस्था IEX पर काफी क्वेरीज हमें फेसबुक पर भी मिल रही हैं, और एक कॉलर ने, व्यूअर ने लिखा है कि उनका बाइंग प्राइस 443 का है। तो ये 443 वाली बाइंग के लिए भी बताइए, इनका ट्रेडिंग का व्यू था, नुकसान इनको हो रहा है, और इनके लिए बताइए इन्वेस्टमेंट किए इन्होंने और मुनाफे में क्या सजेशन रहेगा? सबसे पहले IEX काउंटर की क्वेरी को अगर हम एड्रेस करें तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो एक वी चार्ट, एक जो वी फॉर्मेशन होती है उसका ब्रेकआउट हमने देखा था इनफैक्ट लास्ट वीक ही, और उसके बाद यहाँ पे बढ़िया तेजी भी हमें देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर अभी भी तेजी में है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे हमने गिरावट देखी है, बट जिन्होंने भी यहाँ पे लिया हुआ है उन सबको मेरी सलाह अभी तो यही रहेगी कि 400 के एक स्टॉप लॉस के साथ, और ये जो स्टॉप लॉस है ये क्लोजिंग बेस का लगा लें, 400 के नीचे बंद होता है तो ही यहाँ पे गिरावट आएगी, नहीं तो ये वापस से थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे होकर फिर से तेजी की तरफ अग्रसर हो सकता है। तो 400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अपनी पोजीशंस में इंटैक्ट रहें। आगे जाते हुए 450 455 का लेवल अगर क्रॉस हुआ तो बढ़िया तेजी हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेगी, जो 480 तक भी ये प्राइसेस को ड्राइव कर सकती है। तो 400 के क्लोजिंग बेस के स्टॉप लॉस के साथ IEX में मैं बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी, और इनफैक्ट जिनका यहाँ पे सवाल है उनकी तो पोजीशन काफी नीचे है, तो अगर ये ट्रिगर भी होता है तो ये स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर भी होता है तो ये प्रॉफिट में ही निकलेंगे। तो IEX के लिए सबको यही सलाह है, 400 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी तरफ HUL में जो इनकी क्वेरी थी उसमें मैं इनको सजेशन दूंगी कि यहाँ पे होल्ड करें, लेकिन 2150 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आगे जाते हुए हमें 2600 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही काउंटर में होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉसेस के साथ। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। फेसबुक के जरिए सीमा ने सवाल भेजा है, मिश्र धातु पर 200 शेयर्स 215 की इनकी खरीदारी है आस्था, 190 के आसपास ये हुआ है बंद, तो 25 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है इस स्टॉक में, तो बताइए क्या करना चाहिए मिश्र धातु में?
जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर मिश्र धातु की बात करें तो आज तो भारी गिरावट हमने इस काउंटर पे देखी थी और मेरे हिसाब से अभी थोड़ा-सा ये वीक ही यहाँ पे बना हुआ है चार्ट्स में, तो अगर ये लॉस नहीं बुक कर सकते और वेट करने में ये इंटरेस्टेड हैं तो एक बार यहाँ पे वेट कर लें। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखा जाएगा वो तकरीबन रहेगा 175 के आसपास। तो 175 के स्टॉप लॉस के साथ इनफैक्ट 170 का लगा लें, ज़्यादा सेफ रहेगा। तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ मिश्र धातु में पोज़ीशंस को कंटिन्यू करें और ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस का ही लगाना है, उसके नीचे बंद हुआ तो ही ट्रिगर करना है। आगे जाते हुए पहले लेवल्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 208 के रहेंगे, उसके बाद 220 तक के बिस्तर ये काउंटर हमें दिखा सकता है। तो 170 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है मिश्र धातु। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में, यही सजेशन है आपके लिए। अगला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल पूछने के लिए दीपक सूर्यवंशी नासिक से हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते। हेलो, पूछिए सवाल। हाँ, मैंने यस बैंक लिया है 80 रुपीज 50 पैसा, 8000 शेयर है। तो 2, 3 या 4 साल तक रुकने पर रुक सकता हूँ, तो क्या उसमें क्या करना चाहिए? आस्था नुकसान की पोजीशन है, यस बैंक में 8000 स्टॉक 18.5 रुपए की खरीदारी है, रख तो सकते हैं 3 से 4 साल, बट क्या रखना चाहिए और क्या सजेशन होगा? जिस तरह से चार्ट्स पे पोजीशन बनी हुई है, वीकनेस एक्चुअली ये काउंटर दिखा रहा है, तो इतना लंबा ये रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन मेरे हिसाब से क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर दें। थोड़ा सा यहाँ पे लॉस बुक करना पड़ सकता है, बट दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा लॉस बुक करें, रिमेनिंग पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करें और जो ये होल्ड करेंगे पोजीशन उसमें भी 12.5 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। तो 12.5 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड करें। इनिशियल टारगेट जो हमें देखने को मिलेंगे वो 14 से 15 रुपए तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस आने में अभी यहाँ पे समय लग सकता है, इसीलिए थोड़ा सा लॉस में बुक करने की सलाह दे रही हूँ और इसकी जगह खरीदें एपीएल अपोलो ट्यूब्स, काफी बढ़िया लगता है। इनफैक्ट 1 महीने पहले मैंने रिकमेंडेशन दिया था, आज भी बहुत बढ़िया तेजी में था। इसके 1900 तक के लेवल्स तो हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काउंटर फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, तो एपीएल अपोलो ट्यूब्स को ये खरीद सकते हैं। थोड़ी बहुत नुकसान की भरपाई करता हुआ ये काउंटर नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो 14-15 के आसपास पहुंचे तो निकल जाइए, उसकी जगह एपीएल अपोलो ट्यूब्स को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, ये आपके नुकसान की भरपाई कर पाएगा, ये आस्था का व्यू है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, निरीक्षा मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनका स्टॉक लेंगे, कुछ और क्वेरीज भी करेंगे शामिल। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार, आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं और अगले कॉलर निरीक्षा भी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। निरीक्षा नमस्कार, बताइए अपना सवाल। रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के निरीक्षा क्या आप सुन पा रही हैं? चलिए, इनकी ऑडियो नहीं आ रही है, स्टॉक ले लेते हैं इनका। आस्था, टाटा स्टील, बीएसएल 102 रुपए के आसपास की खरीदारी समझ लीजिए आप इनकी स्टॉक में, क्योंकि 101 रुपए 83 पैसे की इनकी बाइंग है और स्टॉक 91 के आसपास हुआ है बंद 2% के मूव के साथ। काफी ऊपर इन्होंने खरीदा है एक्चुअली अपने 52 वीक हाइस पर ही। क्या करना है अब इनको? बेसिकली देखा जाए तो अभी तो स्टॉक यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन करने की तैयारी कर रहा है। उससे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि स्टॉक में एक रेंज बाउंड कारोबार हो रहा है काफी टाइम से, इनफैक्ट 7 मई से देखा जाए 72 से 110 के बीच में, और अब एक बेस फॉर्मेशन की तैयारी हो रही है तकरीबन यहाँ पे 87 के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक बार होल्ड करना चाहिए। तो इस स्टॉक में मैं अभी इनको होल्ड करने की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रहेगा, 82 का स्टॉप लॉस लगाएं। स्टॉक को यहाँ पे होल्ड करें 101 के इनिशियल टारगेट्स के लिए, उसके बाद 108 तक के भी लेवल्स हमें इस काउंटर पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगले कॉलर संदीप है हमारे साथ फोन लाइन पर बैंगलोर से। संदीप जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैम, संदीप मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। मैम संदीप जी बताइए। मेरे पास एसबीआई लाइफ का 948 की बाइंग प्राइस का 122 नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं और दूसरा मेरे को रिलायंस का मैं पूछ लेती हूँ आस्था से। 948 की आपने बाइंग बताई है, 130 आपके पास स्टॉक्स हैं और आप बात कर रहे हैं एसबीआई लाइफ की। तो आस्था फायदा हो रहा है इनको इस स्टॉक में
1105 पर ये बंद हुआ है आज वीक मार्केट में भी 2.5% के गेन्स के साथ। रखना चाहिए अभी? जी बिल्कुल रखना चाहिए। इनफैक्ट काफी बढ़िया कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें लास्ट 2-3 दिन में देखने को मिला है। अभी तो और ये मैच्योर होगा तो बिल्कुल पुल करने की सलाह रहेगी। 1010 का स्टॉप लॉस लगाएं, उसके नीचे बंद होता है तो ही एग्जिट करना है, तभी भी प्रॉफिट ही लेके निकलेंगे क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है। लेकिन आगे जाते हुए जो नए लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 1200 से 1300 मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी 1010 के स्टॉप लॉस के साथ। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये आस्था का सजेशन है। शो को समेटने का भी वक्त हुआ है। आस्था, शुक्रिया आपका, आप आई शो में सभी स्टॉक्स पर अपनी आपने राय दी। कोई क्लोजिंग कमेंट होगा आपकी ओर से? जिस तरह से ये जो भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए हैं, मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारा जो पीएमएस है, गेन पीएमएस, उनकी होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकता है। धन्यवाद दीपा। शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना है, लेकिन खबरों को लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।